स्वागत दोस्तों, आगे के सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सोसाइटी को बताएंगे दोस्तों, तमिलनाडु राज्य से आ रही है इस वक्त की ऐसी बड़ी खबर जिससे तमिलनाडु के अंदर घुसने की बीजेपी के किसी भी उम्मीद को लगा है जोरदार तरीके का झटका। दोस्तों बताएंगे थालापति विजय और डीएमके दोनों साथ में आकर खड़े होने वाले हैं। दोस्तों बीजेपी के खिलाफ बताएंगे किस तरीके का मामला सामने आ रहा है और इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत होने वाली है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के खिलाफ जोरदार तरीके का बवाल करने वाले मोदी और शाह को चुनौती देने वाले नरोत्तम मिश्रा को अब शिवसेना यूबीटी से मिल चुका है ऑफर। दोस्तों बताएंगे हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना ने क्यों ये ऑफर दिया है दोस्तों, और क्या इसके बाद हो सकता है जोरदार तरीके का बवाल। बताएंगे किस तरीके की अपडेट है दोस्तों। वहीं पर दतिया को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारकर बीजेपी और उसके लोगों की तैयारी पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट है दोस्तों, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत के अंदर जो भी पार्टी जहां भी है उसे पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ा होना चाहिए और देश के अंदर विचारधारा का संघर्ष शुरू हो चुका है, यानी देश में केवल दो ही विचार है, एक बीजेपी और दूसरा इंडिया गठबंधन, और तीसरा कोई विचार पनप नहीं सकता और आर पार की लड़ाई चल रही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कुछ दिनों के बाद मानसून का सत्र शुरू होने वाला है दोस्तों, और बीजेपी के लोग 360 वोट जुटाने के लिए सारी पार्टियों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे टीएमसी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर शिवसेना हो। इन सारी पार्टियों को धीरे धीरे करके तोड़ने की कोशिश की गई है दोस्तों। अब जो अपडेट सामने आ रही है वो उमर अब्दुल्ला से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि उनकी पार्टी को जम्मू कश्मीर में तोड़ने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी वाले मानसून सत्र से पहले 360 का आंकड़ा जुटाने के लिए पूरी तरीके से छटपटा चुके हैं दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब दक्षिण के राज्यों की पार्टियों को समझना चाहिए कि उनकी एकजुटता देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा सकती है दोस्तों, और इसीलिए इंडिया गठबंधन के अंदर अब एकजुटता को लेकर एक नए तरीके का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस डीएमके पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली थी दोस्तों और दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल गए थे, और थालापति विजय और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बाद डीएमके ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई दोस्तों, खासकर कांग्रेस पार्टी को लेकर और पुराने गठबंधन को लेकर काफी दुख हो रहा था कि गठबंधन टूट कैसे गया कांग्रेस पार्टी के साथ में। लेकिन राहुल गांधी हमेशा से इस बात में विश्वास करते आए हैं कि जब देश को बचाने की बात आएगी, लोकतंत्र को बचाने की बात आएगी, तो डीएमके पार्टी हमेशा से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि डीएमके पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। वो देश बचाने के लिए दोनों पार्टियां, खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत के संघवाद को बचाने के लिए, फेडरलिज्म को बचाने के लिए दोनों हमेशा एकजुट रहेंगे दोस्तों। और अब उसी रास्ते पर पूरा इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जहां पर जिस बात की लोग उम्मीद भी नहीं जता पा रहे थे दोस्तों, उस तरीके का मामला सामने आया है, क्योंकि थालापति विजय की पार्टी और डीएमके पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है दोस्तों। ऐसा हम नहीं बोल रहे, बल्कि वीसीके पार्टी के प्रमुख और सांसद थिरुमावल्लम के द्वारा यह बयान दिया गया है दोस्तों। दलित समाज से आने वाले वरिष्ठ नेता थिरुमावल्लम ने कहा कि डीएमके और टीवीके पार्टी को एक दूसरे के साथ में आना चाहिए, और उन्होंने कहा कि अगर साथ में आएंगे तो हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र के अंदर बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय गठबंधन है और इसीलिए थिरुमावल्लम चाहते हैं कि डीएमके पार्टी भी इसका हिस्सा बन जाए दोस्तों। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के सांसद ने इस बात का समर्थन करते हुए ज्योति मणि सेंथी मलाई ने कहा कि यह पार्टियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। वीसीके के पार्टी के नेता के द्वारा दिए गए बयान उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई दोस्तों। बड़ी बात यह है कि वीसीके पार्टी के नेता डीएमके पार्टी के काफी करीबी हैं दोस्तों, और डीएमके पार्टी वीसीके को हमेशा से अपना पार्ट मानती आई है। ऐसे में वीसीके पार्टी के द्वारा ये जो बयान दिया गया है, इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया और इसके बाद थालापति विजय की पार्टी की तरफ से गठबंधन को लेकर हरी झंडी दिखाई गई है दोस्तों। थालापति विजय की सरकार के मंत्री राजमोहन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वीसीके प्रमुख के इस प्रस्ताव को लोकतंत्र की खूबसूरती बताई दोस्तों। उन्होंने कहा कि टीवीके पार्टी अपने सहयोगियों पर कोई तानाशाही दबाव नहीं डालती, वे खुलकर बोलने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि थालापति विजय भाजपा को अपना वैचारिक विरोधी मानते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के साथ आने की संभावनाएं हमेशा से खुली है। इस प्रस्ताव के लिए डीएमके की ओर से अभी कोई खंडन नहीं आया है दोस्तों। डीएमके पार्टी इस मामले को लेकर विचार कर रही है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी के खिलाफ जो जितना बेहतरीन तरीके से लड़ेगा उसको तमिलनाडु की जनता उतना ज्यादा समर्थन करेगी, जैसा अमूमन केरला के अंदर भी होता है। तो केरल वाली राजनीति अब तमिलनाडु के अंदर शुरू होने वाली है दोस्तों, जहां पर जो दो मुख्य पार्टी जिसके बीच में तमिलनाडु में मुकाबला होगा, अंत में वो लड़ाई दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे होंगे और अंत में सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर केरल के बाद तमिलनाडु भी एक ऐसा स्टेट बन जाएगा दोस्तों, जहां पर बीजेपी किसी भी एंगल से चुनाव नहीं जीत सकती। तो ऐसे में आप देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु के जो टोटल मिलाकर 39 + 20 यानी 59 सीटें हैं, तो वहां पर बीजेपी का कुछ अता पता नहीं रहेगा दोस्तों, यानी 60 सीट से तो ऊपर कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी। तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी मजबूती की बात है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर
मोदी और शाह को असली तरीके से अनुशासनहीनता दिखाने वाले यानी दतिया मध्य प्रदेश के नेता और पूर्व गृह मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा, जिनका टिकट कटने पर उन्होंने इतना जोरदार तरीके का अपने समर्थकों से बवाल करवाया दोस्तों की जगह जगह पर हिंसा देखने को मिली और 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता मैदान में उतर गए और बगावत कर दिया। हालांकि नरोत्तम मिश्रा इस बात से अपने आप को अलग करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कोई बवाल नहीं करवाया, लेकिन सबको पता है कि बिना उनके परमिशन के इस तरीके के उनका कार्यकर्ता एक दिन तक पूरा बवाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अगर थोड़ा भी पता चल जाता तो वो तुरंत फोन करके कार्यकर्ताओं को इस तरीके के मामले पर आगे बढ़ने से रोकते दोस्तों। लेकिन पूरे एक दिन तक हाईवे जाम रखा गया और जगह जगह बवाल हुआ दोस्तों। बीजेपी का जो कार्यालय है दतिया में, उस पर बागी गुट ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और उस बागी गुट से कब्जा छुड़वाने के लिए पहुंची पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा दोस्तों। पत्थरबाजी भी हुई और यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले तक फेंकने पड़े। तो ये सारा बवाल हुआ। उसके अगले दिन नरोत्तम मिश्रा आकर कह रहे हैं कि मैंने समर्थकों से बोला है कि ये बातें वो पार्टी फोरम में रखे, इस तरीके का बवाल ना करे। लेकिन एक दिन पहले नरोत्तम मिश्रा कुछ नहीं बोल रहे थे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों अंदर खाने कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। अब इस मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा जो बीजेपी के हिंदुत्ववादी नेता भी हैं दोस्तों, इनको शिवसेना यूबीटी का ऑफर आया है। शिवसेना यूबीटी यानी ठाकरे गुट की तरफ से कहा गया कि नरोत्तम मिश्रा को हम ऑफर देते हैं, उनको चुनाव लड़ना है तो उनको शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़वाएगी, उनको अपना टिकट देगी। शिवसेना यूबीटी से बड़ी हिंदुत्ववादी कोई पार्टी नहीं है और इसीलिए शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। बल्कि उनके प्रचार के लिए खुद उद्धव ठाकरे आएंगे। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख सुनील शर्मा ने पार्टी के उच्च नेतृत्व से बात के बाद नरोत्तम मिश्रा को 30 जुलाई को होने वाले दतिया उपचुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है दोस्तों। अब देखते हैं नरोत्तम मिश्रा ऑफर को स्वीकार करते हैं, क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा चुनावी मैदान में उतर गए तो दतिया के अंदर मोदी और शाह की रणनीति पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। और अगर दतिया में नरोत्तम मिश्रा भी जीत जाते हैं तो भी ये मोदी और शाह को तगड़ा झटका है, जो नरोत्तम मिश्रा की राजनीति खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और नहीं कर पाए। ऐसे में फैसला नरोत्तम मिश्रा को लेना है दोस्तों, क्योंकि ये तो पता है कि वो अंदर खाने गुटबाजी तो करवाएंगे और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए सीट ठीक मानी जा रही है अगर नरोत्तम मिश्रा नहीं उतरते तब, वरना तो मुकाबला दिलचस्प होगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ क्योंकि सबको पता है कि असली राजनीति पीठ पीछे से चलती है दोस्तों, यानी पर्दे के पीछे से चलती है और अब पर्दे के पीछे की राजनीति शुरू हो गई है। इसीलिए दतिया के अंदर जो बवाल हुआ उसकी चर्चा पूरे देश भर के अंदर चल रही है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारकर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारा है। दतिया के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इस बार घनश्याम सिंह को टिकट दिया है दोस्तों। घनश्याम सिंह दतिया के राज परिवार के मुखिया है और जिले की राजनीति में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। घनश्याम 1993 में कांग्रेस के टिकट पर पहला विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं दोस्तों। इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंभू गोस्वामी को जोरदार तरीके की शिकस्त देते हैं। हालांकि 1998 में पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिया गया, चंदन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन पार्टी चुनाव हार गई। 2003 में बीजेपी ने घनश्याम सिंह को वापस से मैदान में उतारा दोस्तों और 2003 में उन्होंने राजेंद्र भारती को हराकर चुनाव जीता। 2008 में नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत गए, 13 में भी नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत गए दोस्तों। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए दतिया की सीट हमेशा से तब सही रही है जब पार्टी ने घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है। तो पार्टी ने तो अपने पुराने उम्मीदवार दिग्गज उम्मीदवार को पूर्व विधायक को मैदान में उतार दिया है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर मुकाबला जबरदस्त तरीके का होगा दोस्तों, डंके की चोट पर मुकाबला होगा। और इस बार नरोत्तम मिश्रा पूरी तरीके से मोदी और शाह की तैयारियों पर पानी फेरने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर अब दतिया वाले मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही है दोस्तों। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट जो कटा वो बीजेपी की पोल खोलने वाला पूरा मामला है। यानी नरोत्तम मिश्रा की टिकट क्या कटी, बीजेपी की पोल खुल गई। जो पार्टी हर रोज दूसरे को अनुशासन और उच्च चरित्र का पाठ पढ़ाती थी, आज अपनी ही पार्टी अपने ही पार्टी के खिलाफ पथराव और हंगामा करती पकड़ी गई है। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। भाजपाई बड़े खुश होकर एक दूसरे को कह रहे हैं कि बधाई हो, लोकतंत्र हुआ है। यानी बीजेपी वाले इतना बवाल कर रहे हैं दोस्तों की सड़कें पूरी तरीके से जाम कर दी गई और ये बागी लोगों ने जो कार्यालय को भी पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। तो पता चल रहा है कि भाजपा वर्सेस भाजपा की लड़ाई चल रही है। तो ये जो मीडिया के अंदर परसेप्शन यानी एक तरीके से लोगों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी तो बहुत मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी में आपसी एकजुटता है। तो ये सारा का सारा भ्रम है दोस्तों और इसी भ्रम को दूर करने के लिए पवन खेड़ा की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट डालकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया दोस्तों। अब्दुल्ला ने अपनी दादी अकबर जहां की 26वीं पुण्यतिथि पर हजरत बल में अपने दादा दादी के मजार पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों की खरीद फरोख्त जम्मू कश्मीर के अंदर जोर शोर से चल रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे अगर आप लोग बगावत करेंगे तो, और इसीलिए ऑफर देकर उनसे बगावत करने के लिए
बोला जा रहा है और बार बार इस तरीके की हरकतें की जा रही है। अब्दुल्ला ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश कई दिनों से लगातार जारी है दोस्तों। तो ये जो बातें चल रही थी कि बीजेपी मॉनसून सत्र से पहले 360 का आंकड़ा जुटाना चाहती है, तो अब वो कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ही जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। और यही बड़ा कारण है कि डीएमके पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ आने का जो प्रयास कर रही है वो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो डीएमके पार्टी को भी बीजेपी तोड़ देगी। इसीलिए जरूरी है कि सबको एकजुट होकर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए दोस्तों। और आने वाले दिनों के अंदर ये भी हो सकता है कि अगले चुनाव सारी पार्टियां कांग्रेस पार्टी के पार्टी सिंबल पर मैदान में उतर जाए, क्योंकि एक सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ेंगे तो असर और ज्यादा बड़े स्तर पर होगा। तो आने वाले दिनों के अंदर देश के अंदर लड़ाई एकदम सीधी सीधी हो चुकी है दोस्तों। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। अब वो चक्कर नहीं है कि बीच में कोई पार्टी रीजनल पार्टी है वो कहती है कि मेरी विचारधारा ना कांग्रेस वाली ना बीजेपी वाली और अपने आप का एक अलग तरीके से बचाव करती है। तो अब वो स्थिति अब देश के अंदर खत्म हो गई है दोस्तों। यानी जो संघर्ष करने वाले हैं वो कांग्रेस के साथ में है और जो सत्ता की मलाई चाटने के लिए गए हैं वो बीजेपी के साथ में है। तो इन्हीं दोनों के बीच का मुकाबला 2029 का चुनाव सबसे ज्यादा जबरदस्त होगा दोस्तों, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर सोनम वांगचुक का आंदोलन 14वें दिन भी पूरा हो गया दोस्तों। आज 15वें दिन लगातार जारी है। तो ऐसे में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बीच अभिनेता प्रकाश राज बीते दिन कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए पहुंचे दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी से बात करते हुए नजर आए और उन्होंने इस दौरान कई सारी बातें कही है। केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइजैक और त्रिपुरा विधानसभा के विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी भी विरोध स्थल पर मौजूद थे दोस्तों। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी के नेता भी मौजूद थे और दूसरी पार्टी के लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे। तो एक तरीके से सोनम वांगचुक के आंदोलन के समर्थन में विपक्ष के लोग बड़े स्तर पर नजर आने लगे हैं। इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस आंदोलन को समर्थन करना शुरू कर दिया है दोस्तों। जो बीजेपी के लोग शुरू से आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है, तो पहले तो विपक्ष मंच पर नहीं दिखाई देता और विपक्ष इस आंदोलन का समर्थन भी नहीं कर रहा था दोस्तों। लेकिन क्योंकि बीजेपी वाले इतने आरोप लगा रहे थे और कोई सुनवाई हो नहीं रही थी, तो फिर विपक्ष ने फैसला लिया कि वो इधर दिखाई देने भी लगेंगे। तो अब मंच पर दिखाई भी दे रहे हैं। यानी जितना बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे उस सारे आरोप का जवाब देना शुरू कर दिया गया है। इस पर सोनम वांगचुक ने बड़ी बात कही है दोस्तों। सोनम वांगचुक ने कहा कि आपको हमारी तरह 24 दिन भूखा रहने की जरूरत नहीं है, भोजन करके आइए, लेकिन एक नागरिक के रूप में जिम्मेदारी निभाइए और 20 जुलाई को हमारे साथ जुड़िए। कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक प्रकाश राज, आइजैक और चौधरी के प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और बार बार होने वाली परीक्षा संबंधित अनियमितता और छात्रों के सामने मौजूद अनिश्चितता के तौर पर जताई जा रही है। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधायकों को 5 साल का विजन प्लान बनाने का टास्क दे दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अब सरकार की योजनाओं के साथ साथ हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र का बजट और जीडीपी बढ़ाने की रूपरेखा तय करनी होगी। सीएम सम्राट गया जी के बिपार्ड में आयोजित बिहार विधानसभा के सदस्यों के 2 दिवसीय आवासीय प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। उन्होंने विधायक से कहा कि अब सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठना, बल्कि हर विधायक को अपने क्षेत्र का सीईओ बनकर उभरना है और अपने क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर तरीके के रास्ते अपनाने हैं। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? क्या ये सीईओ का जो कॉन्सेप्ट बीजेपी के लोग लाए हैं 12 साल के बाद, क्या ये पूरी तरीके से मामले पर कन्नी काटने वाली बात है? आप लोग जरूर राय लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से चली आ रही अंदरूनी खींचतान के बीच शनिवार को पार्टी के पंजाब के प्रभारी और कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायक राणा गुरजीत सिंह के आवास पर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद बघेल ने कहा कि पार्टी में किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं, बल्कि पार्टी हाईकमान के कहने पर सारे लोग एकजुट है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता चरणजीत सिंह चन्नी हो या फिर सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, ओपी सोनी हो, प्रगट सिंह हो या फिर दूसरे नेता हो, सबके सब एकजुट थे दोस्तों। लगभग 70 वरिष्ठ नेता मौजूद थे और सबने बैठकर इस बैठक में आगे के रास्ते को एकदम सही क्लियर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह राजा वरिंग को लेकर कुछ नेताओं की नाराजगी है दोस्तों कि उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका खुद का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है और ये बड़ा कारण है कि इस पर चर्चाएं करवाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी नेता भूपेश बघेल ने कहा कि सारे फैसले जो लिए गए हैं पार्टी आला कमान के द्वारा वो लगातार बरकरार रहेंगे, क्योंकि फैसले यूं ही नहीं पलटी करते, इसके पीछे जब बहुत बड़ा कारण होता है तब जाकर पलटते हैं और कांग्रेस पार्टी आला कमान का फैसला काफी गहन चर्चा के बाद लिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों पार्टी का ये जो गुट है ये चर्चा की मांग कर रहा है। इस पर आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
नाराजगी के बाद नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने आते हैं दोस्तों और कहते हैं कि पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, वो बता पाएगी मुझे कि मेरे अंदर क्या कमी है। यानी नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया दोस्तों, तो नाराजगी उनके मुंह पर देखने को मिल रही है। इससे पहले जो ये एक वीडियो इनका वायरल हुआ था दोस्तों, वो भी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इस वीडियो में वो कहते हैं कि मैं समुंदर हूँ, वापस लौट कर आऊंगा। जब ये कह रहे हैं कि मैं वापस लौट कर आऊंगा तो लोगों को लगा कि शायद इनका टिकट फिक्स हो गया होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि इनका तो कट गया, इनके साथ तो मजाक हो गया। और मजाक इस तरीके का हो गया कि समुंदर हूँ लौट कर आऊंगा वाली कविता भी इनकी गलत हो गई दोस्तों। समर्थकों के बीच में बड़ी बड़ी बातें बोलकर आ गए, टिकट इनको मिला नहीं। इसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि मेरे में क्या कमी है, ये तो मैं पार्टी से पूछूंगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि नरोत्तम मिश्रा क्या भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे, क्योंकि बवाल तो जारी है दोस्तों। इस मामले को लेकर जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है दोस्तों। बीजेपी की निषाद समाज वाली राजनीति को पूरी तरीके से एक्सपोज कर डाला है। जो बड़ी अपडेट है वो ये की विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है दोस्तों। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और अब निषाद समाज का संकल्प है यदि वर्ष 2027 से पहले निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिलता तो समाज बीजेपी के खिलाफ लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगा। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 101 दिनों का निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाला जाएगा। इस यात्रा के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर निषाद समाज गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प लेंगे और मोदी योगी सरकार 2027 से पहले अगर आरक्षण देती है तो उनको समर्थन हम पूरी तरीके से करेंगे, अन्यथा बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। ऐसे में दोस्तों अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण की मांग की जा रही है और ये बहुत बड़ी मांग है, पुराने टाइम से ये मांग चल रही है दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह है कि ये मांग भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन जो कर रहे हैं निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद वो करते आ रहे थे, और संजय निषाद को इस कारण से जोरदार तरीके का समर्थन मिला था दोस्तों। लेकिन निषाद समाज ने बीजेपी का समर्थन इस बात को लेकर किया कि भाजपा आरक्षण दिलवाएगी, लेकिन बाद में पता चला कि बीजेपी ने भी केवल गोलियां दी है, और गोलियां मीठी गोलियां इस तरीके से दी गई दोस्तों कि अब निषाद समाज एक नए तरीके के विकल्प को तलाश रही है, और मुकेश सहनी वो विकल्प बनकर उत्तर प्रदेश में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर मेरठ के एसएसपी से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने हाथ मिलाते हुए न्याय की मांग की, जिससे कल तक बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी। एसएसपी महोदय के साथ हाथ मिलाकर इस मामले पर न्याय की मांग की गई दोस्तों। बहन जी की ये बात सत्य है कि राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टी के लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन समाज के युवाओं पर मुकदमे हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती ने कहा था कि मेरठ वाले मामले को लेकर या किसी भी मामले को लेकर कानूनी तरीके से लड़ाई लड़नी है, ऐसी लड़ाई लड़नी है जिससे छात्रों का भविष्य भी खराब ना हो और न्याय भी मिल जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये जो बात है इसमें जो संघर्ष करने की वो बात कहते हैं, इसका मतलब कानूनी संघर्ष की बात करते हैं। जबकि आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आजाद जो बोलते हैं वो सड़कों का संघर्ष की बातें करते हैं। तो दो अलग अलग तरीके के संघर्ष है दोस्तों। उसमें से मायावती जी का मानना है कि जो कोर्ट वगैरह यानी कानूनी रास्ता अपनाकर संघर्ष किया जाता है वो असली संघर्ष है। तो आप इसी बात को लेकर, इसी दो फिलोसफी को लेकर आपस में टकराव है दोस्तों। लेकिन आजाद समाज पार्टी के लोग उस अधिकारी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे जिसकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी। तो अब सवाल इस पर उठता भी है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के गोवा और दमन और दादर नगर हवेली के प्रभारी और पूर्व मंत्री मानिक राव ठाकरे ने राम मंदिर के दान घोटाले को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा दोस्तों। और शनिवार को रांची के कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के बावजूद इस मामले में बीजेपी या राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कदम ऐसा नहीं उठाया गया जिससे जवाबदेही तय हो सके। मामले की जाँच कर रही विशेष जाँच टीम की रिपोर्ट में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई है, जिस पर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी है दोस्तों। मानिक राव ठाकरे ने सवाल उठाया कि जब इस ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ था तो इस घोटाले की जिम्मेदारी कौन लेगा। प्रधानमंत्री आखिर इस पर कुछ दो शब्द बोल क्यों नहीं रहे। और सवाल एकदम सही है दोस्तों, प्रधानमंत्री का बोलना तो बनता है। प्रधानमंत्री हर मामले पर बोलते हैं। न्यूजीलैंड में जाकर ये बोलकर आए हैं कि वो 30 साल पुराना मफलर लेकर आए हैं जो न्यूजीलैंड में उनको उनके दौरे के दौरान मिला था। यानी 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे तब उनको किसी ने मफलर दिया था। वो मफलर वापस नरेंद्र मोदी ले जाकर न्यूजीलैंड के लोगों को बता रहे हैं। लेकिन ये राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है दोस्तों वो नरेंद्र मोदी को कोई जानकारी नहीं है। यानी कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, खासकर उन हिंदू समाज के लोगों के लिए दोस्तों जो बीजेपी को आंख बंद करके वोट देते हैं कि नरेंद्र मोदी इस पर बिल्कुल चर्चा तक कर नहीं रहे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली देने वाले वकील प्रबल प्रताप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में पुलिस अधिकारी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे गली मोहल्ले के लोकल गुंडे करते हैं। पुलिस अधिकारी को बीच सड़क पर बीच चौराहे पर दौड़ा कर मारना कहां तक उचित है? कानून की पढ़ाई करने वाले ही कानून का उल्लंघन और शर्मसार करने वाली हरकत कर रहे हैं। अब ये बात एकदम सही भी है। दोस्तों आप लोग इस पर जो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जहां पर करीब 15 वर्ष के बाद पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी बनाने के उपरांत दिल्ली कांग्रेस ने सभी 14 जिला कमेटियों की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। दोस्तों प्रदेश नेतृत्व इसे संगठन को रीबूट करने की शुरुआत बता रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में असल चर्चा जिला कमेटी की नहीं बल्कि इसके पीछे छिपे माइक्रो मैनेजमेंट के उस नए ढांचे की हो रही है जिसे पार्टी पहली बार आजमाने जा रही है। पार्टी अब हर मंडलम में 11 सदस्यीय और 31 सदस्यीय टीम को फाइनल करने के लिए इसके बीच सेक्टर का बिल्कुल नया प्रयोग करने जा रही है। यानी कांग्रेस पार्टी एक नए तरीके के समीकरण के साथ काम कर रही है। दोस्तों यानी नया मॉडल तैयार कर रही है जो संगठन को मजबूत करेगा। आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी का एक्सपेरिमेंट दिल्ली में कितना काम आता है। दोस्तों साथ ही साथ राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कांग्रेस के सांसद उज्जवल रमण सिंह ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े चंदे और वित्तीय लेन देन में कथित अनियमितता की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग की है। दोस्तों और कांग्रेस के सांसद ने राम मंदिर के चंदा चोरी की मांग को फिर से जोर शोर से उठाकर नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए बोला है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस मामले पर कन्नी काटते जा रहे हैं। दोस्तों साथ ही साथ नितिन नवीन ने बांकीपुर में उम्मीदवार बदलने के बाद नीरज कुमार सिन्हा को चुनाव लड़ाने का जो फैसला पार्टी ने लिया है उस पर पोस्ट करते हुए इन्होंने नीरज कुमार सिन्हा से गले मिलते हुए तस्वीर साझा की है। दोस्तों और नितिन नवीन कहते हैं कि हमारे युवा कार्यकर्ता को, समर्पित कार्यकर्ता को इसकी बधाई। इस पर लोगों ने तंज कसा। दोस्तों कई लोगों ने कहा कि पिछले कैंडिडेट को आप लोगों ने जबरदस्ती ही नामांकन वापस करवा दिया और तब आपने ये सुनिश्चित कर दिया कि आपकी पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। ऐसे में दोस्तों बांकीपुर को लेकर बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव इमेज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जो जाकर ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत